हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओल्डियाइज फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड कि आखिर वर्ल्ड लेवल पर सिक्योरिटी को लेकर क्या ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल जो नॉर्म्स हैं, जो नोशंस हैं वह आते हैं। इंडिया का सिक्योरिटी जो कंसर्न है वह क्या है, इंडिया का सिक्योरिटी इशू क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, उन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, उसके लिए क्या क्या थ्रेट्स हैं, यूपीएससी ने कहा कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, क्या क्या बेसिकली इसको लेकर ट्रीटीज है, उन सभी इश्यूज पर हम बात करेंगे। तो देखो, अब तक हम बात कर चुके हैं एंड ऑफ बायोपोलरिटी, कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर, साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और आज सिक्योरिटी की इशू पे चर्चा करेंगे। देन लास्ट फिर आपका होगा एनवायरनमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सो देखो इस चैप्टर में हमें देखना है बेसिकली सबसे फर्स्ट हम देखेंगे ट्रेडिशनल नोशन ऑफ द एक्सटर्नल सिक्योरिटी, कि जब हम बाह्य सुरक्षा की बात करेंगे तो इसकी जो पारंपरिक धारणा है वह आखिर क्या है। देन सेकंड हम बात करेंगे ट्रेडिशनल नोशन ऑफ द आंतरिक इंटरनल सिक्योरिटी, है ना, इंटरनल सिक्योरिटी का जो ट्रेडिशनल नोशन है वह क्या है, इनकी बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने सुरक्षा के किन उपायों को अपनाया है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन, है ना, सुरक्षा के हमने किन उपायों को अपनाया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देन नॉन ट्रेडिशनल नोशन की बात करेंगे। अच्छा, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट, दैट इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, है ना, कि आखिर अब हम देखेंगे कि सिक्योरिटी को लेके न्यू चैलेंजेस क्या है। फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल साइबर अटैक, है ना, साइबर अटैक। तो ये सारे क्या है, क्या हम न्यू चैलेंजेस में इसको लेंगे, क्या हम न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट के रूप में देखेंगे। एंड इंडिया सिक्योरिटी इशू, एक इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, आखिर भारत ने सुरक्षा के क्या क्या उपाय, क्या क्या जो रणनीति है वह बना रखी है। साथ ही चाइना की तुलना करेंगे, देखेंगे कि जो यूएस जो एक सुपर पावर के रूप में है, अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो मिलिट्री एंड पावरफुल मिलिट्री और सबसे ज्यादा डिफेंस बजट यूएस का है। देन फिर जो सेकंड नंबर पर है वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड पावरफुल जो आर्मी है, जो मिलिट्री है, वो रशिया की है। देन थर्ड नंबर पाएगा चाइना, फोर्थ नंबर पर आता है इंडिया, है ना। इंडिया का डिफेंस बजट कितने का है, वो सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज सिक्योरिटी, है ना, कि आखिर इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में बेसिकली जो सिक्योरिटी है। देखो, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो जनरली आप देखेंगे कि बहुत ओपन चीजें नहीं मिलती हैं आपको राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके। बस कह देते कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है इसलिए हम इस पर खामोश हैं। इसका मतलब क्या है कि जनरली हम इंफॉर्मेशंस को बेसिकली बाहर नहीं करते हैं। तो कहा जाता है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है वह इतना ज्यादा प्राइवेट है कि उस पर खुली चर्चा नहीं हो सकती। और जैसे कि हम कुछ फिल्मों में भी देखते हैं कि अगर रॉ एजेंट हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन किसी से कहीं तक नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली कुछ ऐसे विषयों को उसमें कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है जैसे कि मान लो जो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है वह कैसा है, बहुत ही ज्यादा ढका और छुपा हुआ है, जैसे कि 7 तल नीचे की जो बात है वह इसमें की जाती है। ठीक है, साथ ही ये कहा जाता है कि अगर ये सिक्योरिटी का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है, इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, एंड दैट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन। क्या साधारण जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, क्या इनको राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई मतलब है या फिर नहीं है। तो यहां पर आखिर इसको इतना प्राइवेट तरीके से क्यों रखा जाता है ना। सो जैसे कि हमने देखा वी सी मूवी इन विच एवरीथिंग सराउंडिंग नेशन सिक्योरिटी इज शैडो एंड डेंजरस। सो सिक्योरिटी सीम्स समथिंग दैट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन। एंड डेमोक्रेसी में तो बेसिकली इंफॉर्मेशन, सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी में तो हमें जरूरत है ना, वी नीड टू नो मोर अबाउट द टर्म सिक्योरिटी। सो व्हाट इज एग्जैक्टली सिक्योरिटी, बस उसी को हमें समझना है आज, है ना, उसी को हम बेसिकली एग्जामिन करेंगे। व्हाट इज सिक्योरिटी, टाइप ऑफ सिक्योरिटी, नोशन ऑफ सिक्योरिटी। चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली सबसे फर्स्ट अगर हम केवल इस वर्ड की बात करें, सुरक्षा, सिक्योरिटी वर्ड का जो मतलब होगा कि किसी भी तरह का जो थ्रेट है, किसी भी तरह का जो खतरा है वो नहीं है। सो सिक्योरिटी का मतलब क्या होगा, खतरे से आजादी। सिक्योरिटी का मतलब क्या होगा, खतरे से आजादी। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोटेक्ट कोर वैल्यू। अच्छा, सबसे फर्स्ट तो फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, है ना, ये इसका मतलब हो गया, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। अगर हम सिंपल कहे, मतलब इसको अगर हम परिभाषित करें, जैसे कि हम फेडरलिज्म या लोकतंत्र को परिभाषित करेंगे
कि फेडरलिज्म मतलब मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक वैसे ही जब हम सिक्योरिटी की बात करेंगे तो सिक्योरिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। बिल्कुल बेसिक सा एक वर्ड का मीन हो गया। लेकिन आगे हम इसमें देखेंगे कि आखिर जो थ्रेट है वह किस तरीके का थ्रेट। ठीक है, सो सिक्योरिटी प्रोटेक्ट कोर वैल्यू फ्रॉम थ्रेटनिंग बाय प्रिवेंटिंग, लिमिटिंग एंड एंडिंग द वॉर। सो देखो बेसिकली जब हम थ्रेट की बात करेंगे, क्या हम हर एक तरह का जो थ्रेट है हम ये मान लें कि वह खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। सो अगर हम ये कहें कि एक बहुत छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मान लो कोई भी एक सिटीजन, जैसे हर वक्त जब भी आप गाड़ी चला रहे होते हैं हमेशा इस बात का डर होता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, या जैसे ही आप घर से बाहर निकले आप ये सोच सकते हैं कि आपके घर में चोरी हो जाएगी। तो क्या हम इसको थ्रेट माने? हम कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है, क्या हम इसको थ्रेट माने? तो यहां पर आखिर इस सिक्योरिटी का मेन मतलब क्या है? किन अनसर्टेन चीजों को हम इसमें शामिल करें, किन अनसर्टेनिटी या फिर इस तरह के हम थ्रेट्स को इसमें शामिल करें? सो बेसिकली हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ थ्रेट इसमें देखना चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट तो मीनिंग हो गया, लेकिन जब हम देखते हैं कि सिक्योरिटी, तो यहां पर हमें डिग्री ऑफ थ्रेट को देखना पड़ेगा कि आखिर डिग्री क्या है। डिग्री ऑफ थ्रेट जो है आखिर ये क्या है? क्या बहुत छोटा सा खतरा है या फिर बड़ा खतरा है? राष्ट्रीय सुरक्षा की जब हम बात करेंगे तब डेफिनेटली देखो सिक्योरिटी की हम बात करेंगे तो सिक्योरिटी मतलब फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, एंड ये जो थ्रेट है वह किस तरह का थ्रेट, जो कि हमारी कोर वैल्यूज को इफेक्ट करे, है ना, जो कि हमारी क्या करे, कोर वैल्यूज को इफेक्ट करे। तो जब कोर वैल्यूज को इफेक्ट करेगा ये एक डिग्री ऑफ थ्रेट ऐसा होता है कि अब हमें इससे बचने की जरूरत है। छोटे मोटे थ्रेट्स हैं, हम उसको बहुत ज्यादा लोड नहीं लेंगे, है ना। सो बेसिकली हम देखेंगे कि ऐसे थ्रेट जो कि डिग्री ऑफ थ्रेट की हम बात कर रहे हैं। सो डिग्री ऑफ थ्रेट में दैट थ्रेटन कोर वैल्यूज, तब हमें यहां पे प्रोटेक्ट करने की खुद को जरूरत होती है, जो हमारे केंद्रीय मूल्यों को प्रभावित करेगा। जैसे कि मान लो हम फ्रीडम की बात करेंगे, फ्रीडम हमारा एक मूल्य है, लेकिन मान लो किसी देश ने हम पे आक्रमण कर दिया, हमारी फ्रीडम को खत्म करने का प्रयास किया, तो ये हमारे लिए खतरा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है कि हमारी एक कोर वैल्यू थी दैट इज फ्रीडम, और अगर फ्रीडम के लिए कोई खतरा है तब हम देखेंगे कि ये जो डिग्री ऑफ थ्रेट है ये कैसा है, हाई है ना, ये कैसा है, हाई है, और अब हमें इससे खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अब देखो नेक्स्ट इसमें सवाल उठता है कि ये जो कोर वैल्यूज हैं, क्या कोर वैल्यू गवर्नमेंट के लिए और नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए सेम होंगी? कोर वैल्यू तो किसकी कोर वैल्यू को खतरा है? क्या गवर्नमेंट की कोर वैल्यू, गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी सिटीजन्स, आखिर हम किसकी कोर वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने की जो बात है वह कह रहे हैं? ठीक है, थर्ड हम इसमें देखेंगे कि बेसिकली जो थ्रेट है हम उसको बिग और स्मॉल में, बिग और स्मॉल जो थ्रेट हैं इसमें भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि जा रहे हैं या एक्सीडेंट हो गया तो हम इसको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं, हम इसको लापरवाही भी मान सकते हैं। आपने घर का ताला ठीक से नहीं लगाया, सारी चीजें आपने ठीक से चेक नहीं की, और ऐसे में आपको लग रहा है कोई चीज मिसप्लेस हो गई या वहां पे चोरी हो गई, तो आप इसको भी एक ये मान सकते हैं कि ठीक है आपकी लापरवाही रही। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं अब तो मेरे घर में चोरी है तो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर डिग्री ऑफ थ्रेट क्या है, क्या बिग है, क्या स्मॉल है। तो देखो बेसिकली हम किस तरह के थ्रेट से खुद को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, जिसे हम सिक्योरिटी कहेंगे। सो इसमें देखो बिग थ्रेट में आएगा कि जो सुरक्षा है ना, जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी रिलेट्स only to extremely dangerous threats. एंड आगे हम देखेंगे वेरियस नोशन ऑफ थ्रेट्स। अवधारणाएं जो हैं वह कई हो सकती हैं। वेरियस नोशंस ऑफ थ्रेट, सुरक्षा की कई अवधारणाएं होती हैं, और इन अवधारणाओं में क्या शामिल है, एक तो है ट्रेडिशनल, एक है नॉन ट्रेडिशनल। पारंपरिक रूप से सुरक्षा क्या है, एक होगा ट्रेडिशनल
एंड सेकेंड वन इज नॉन ट्रेडिशनल, पारंपरिक और अपारंपरिक। ठीक है, क्लियर है। तो सिक्योरिटी की हमने बात की कि सिक्योरिटी हमें तब बहुत ज्यादा जरूरी है जब कोई ऐसा खतरा हो जो कि हमारे कोर वैल्यूज, केंद्रीय मूल्यों को प्रभावित कर रहा हो, जैसे कि सोवरेनिटी, जैसे कि इंडिपेंडेंस, जैसे कि फ्रीडम, है ना। हम उसको क्या मानेंगे, जैसे कि अब मान लो हमारी सोवरेनिटी पे हमला किया किसी ने, है ना। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना एग्रेशन दिखाता है, तो क्या ये सिक्योरिटी का इशू होगा, इस वक्त प्रोटेक्ट करने की जरूरत है या फिर हम इसको लोड ही ना लें? डेफिनेटली इसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी कोर वैल्यूज को प्रभावित करेगा। और समटाइम्स कुछ ऐसे थ्रेट्स होते हैं कि हमारी कोर वैल्यूज को इतना ज्यादा प्रभावित कर देंगे कि हम उनको रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे, हम उनको ठीक तरीके से टैकल नहीं कर पाएंगे, वो हम बियॉन्ड रिपेयर होंगे। तब हमें जरूरत होती है कि हम सुरक्षित रहें, है ना। तो सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी, आखिर किस चीज की सिक्योरिटी? तो बेसिकली ऐसी कोर वैल्यूज जो कि सिक्योरिटी किससे रिलेट हो गया, जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट है। और ये जो नोशन है वह बेसिकली टू टाइप्स की होती है, एक ट्रेडिशनल, एक नॉन ट्रेडिशनल, पारंपरिक और अपारंपरिक, है ना। तो पारंपरिक रूप से जो सुरक्षा का विषय है वह किससे जुड़ता है, अब हम इसको समझेंगे। पारंपरिक रूप से जो सुरक्षा का विषय है किससे जुड़ता है, हम इसको समझेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। तो जब हम बात करेंगे सिक्योरिटी के नोशंस के बारे में, ठीक है, अवधारणाओं के बारे में, तो देखो फर्स्ट तो नोशन ऑफ सिक्योरिटी, नोशंस ऑफ सिक्योरिटी, इसमें बेसिकली हम इसकी दो तरह की अवधारणाओं को पढ़ते हैं। फर्स्ट तो है आपका ट्रेडिशनल एंड सेकंड है आपका नॉन ट्रेडिशनल, है ना। फर्स्ट आपका क्या है, ट्रेडिशनल। अब ये जो ट्रेडिशनल नोशन है, ये हमें ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी मतलब जो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा है, ठीक है, जो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा है उसको समझेंगे। और सेकंड हम इसमें बात करेंगे नॉन ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल अपारंपरिक। ठीक है, अब देखो नॉन ट्रेडिशनल अपारंपरिक। अब फिर से अगेन हम इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। जो ट्रेडिशनल नोशन है इसको अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा आपका एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी जैसे कि हम अपने बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं, मिलिट्री सिक्योरिटी, है ना। एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बाह्य सुरक्षा। बाह्य सुरक्षा बेसिकली देखो ये जुड़ता है आपका नेशन की सिक्योरिटी से, मतलब नेशन की जो बाउंड्रीज है उसको सिक्योर करने से। ये किससे जुड़ता है, नेशन की सिक्योरिटी से जुड़ेगा। और ज्यादातर नेशन सिक्योरिटी की हम बात करेंगे तो इसको थ्रेट किससे होगा, अदर कंट्रीज से, है ना, वो सोर्स होगा। सेकेंड वन एक्सटर्नल के बाद हम बात करेंगे ट्रेडिशनल नोशन में ही जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी है, मतलब देश की सीमाओं के अंदर भी तो वायलेंस हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, कम्युनलिज्म हो रहा है, वो सारी चीजें इसके लिए खतरा, सेपरेटिज्म है। तो इंटरनल सिक्योरिटी है ना, मतलब जो आंतरिक सुरक्षा है, ये एक्सटर्नल। बाह्य सुरक्षा की बात हो गई, इंटरनल आंतरिक सुरक्षा मतलब देश के आंतरिक भागों में। तो पहले आप देखेंगे कि ज्यादातर एक्सटर्नल सिक्योरिटी की ही बात की जाती है, इसी को ही बेसिकली सिक्योरिटी का हिस्सा माना जाता है, जबकि इंटरनल सिक्योरिटी को छोड़ दिया जाता है। बट अगर इंटरनली जो है वह देश सिक्योर नहीं है, किसी भी देश की हम बात करें, अगर वह आंतरिक रूप से सुरक्षित नहीं है, तब कैसे वह आगे विकास करेगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, है ना। तो जरूरी थोड़ी है कि कोई देश आक्रमण कर दे तभी वो देश खत्म हो, यह भी तो हो सकता है ना कि आपस में ही लड़के मर जाए। तो इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सिक्योरिटी भी इसमें एक बड़ा इशू होगा, है ना। जैसे कि हम इंटरनल सिक्योरिटी में देखेंगे तो जैसे कि इसमें सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट ये इसका हिस्सा होंगे। देन नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन ट्रेडिशनल। सो नॉन ट्रेडिशनल मतलब देखो ये सिक्योरिटी जो कि बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स, ये तो मिलिट्री थ्रेट्स होता था एक्सटर्नल सिक्योरिटी में, बट बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स भी तो कुछ थ्रेट होते हैं जो कि नॉन ट्रेडिशनल में काउंट किए जाते हैं। सो बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स, एंड इसमें इंक्लूड किया जाएगा वाइड रेंज ऑफ थ्रेट, इसमें इंक्लूड किया जाएगा वाइड रेंज ऑफ थ्रेट, वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स, ठीक है। और ये जो थ्रेट्स है इसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा कि बेसिकली अगर ह्यूमन कंडीशंस को अफेक्ट करती हैं वो सारे थ्रेट्स, अगर
ह्यूमन जो कंडीशंस हैं, जो लोगों की स्थितियां हैं, अगर ह्यूमन कंडीशंस को जो है वह अफेक्टिंग कर रही हैं, उन सभी को क्या माना जाएगा, एज अ थ्रेट काउंट किया जाएगा, और ये थ्योरी कहती है नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे कि इसमें चाहे हम, अच्छा ये समझो कि बस नॉन ट्रेडिशनल जो है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होगा, कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल नोशन, है ना। ये क्या है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम हंगर डिसीज की बात करें, हंगर डिसीज या फिर नेचुरल डिजास्टर, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स है जो कि ये बताती हैं कि जितना टेररिज्म प्रभावित नहीं कर रहा, जितने लोग आतंकवाद से नहीं मर रहे, उतने लोग भूख से मर रहे हैं। ठीक है, जितने लोग बाकी चीजों से नहीं मर रहे हैं, बाकी जितने सैनिक शहीद नहीं हो रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग घर पे ही अंदर हम देखेंगे तो जो इंटरनल किसी भी तरीके से अगर कोई कम्युनल वायलेंस है तो उसमें मर जाते हैं। तो यहां पर क्या है कि बेसिकली देखो, सिक्योरिटी तो दोनों तरीके की चाहिए, चाहे हम ट्रेडिशनल नोशन की बात करें या फिर हम नॉन ट्रेडिशनल की बात करें। तो जब आप सिक्योरिटी को लिखोगे तो व्हाट इज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में दोनों ही, चाहे हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करें, चाहे हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे कि अच्छा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कुछ नए थ्रेट आ गए, जैसे कि हम साइबर की बात करें, साइबर अटैक की बात करें, टेररिज्म तो है ही पुराना, है ना, टेररिज्म है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। सो ये किसका पार्ट होंगे, इंटरनल सिक्योरिटी का। बट इन मिलिट्री थ्रेट्स के बियॉन्ड भी कुछ थ्रेट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिसीज, जैसे कि हम डिसीज का एक एग्जाम्पल है कोविड-19। आपके पास सर्च करना कि कोविड-19 में ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी डेथ हुई हैं, तो क्या कि कोई अगर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब भी पटक देता ना, तब शायद इतने लोग नहीं मरते जितने कि कोविड-19 ने मार डाले पूरे विश्व में। तो बेसिकली सिक्योरिटी मींस व्हाट, तो सिक्योरिटी मींस ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल दोनों ही जो इसमें थ्रेट्स हैं वह इसमें शामिल होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब हम इन्हीं को समझते हैं थोड़ा सा विस्तार से। सबसे फर्स्ट मैं आपसे बात करूंगी ट्रेडिशनल नोशन ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी, है ना सर। एंड व्हाट इज एक्सटर्नल सिक्योरिटी, कहां से थ्रेट आता है, किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बाकी सारी बातें क्लियर। चलिए नेक्स्ट। सो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ठीक है। सो बेसिकली ट्रेडिशनल नोशन ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है इसको किस रूप में देखा जाएगा, इसको देखा जाएगा मिलिट्री थ्रेट के रूप में। इसका एक्सटर्नल सिक्योरिटी मतलब सैन्य खतरा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी दैट मीन्स सैन्य खतरा, मिलिट्री थ्रेट, है ना। तो सबसे फर्स्ट देखो कि हम एक्सटर्नल को जोड़ेंगे नेशन सिक्योरिटी से, और नेशन सिक्योरिटी को खतरा किससे है, मिलिट्री से। नेशन सिक्योरिटी एंड नेशन सिक्योरिटी को किससे खतरा है, हम देखेंगे कि किसी अदर, अगर हम कंट्री की बात करेंगे तो उसके जो मिलिट्री थ्रेट होंगे, मिलिट्री थ्रेट सैन्य खतरा, इसी बेसिकली जो सैन्य खतरा है इसे ही हम क्या मानेंगे, बाह्य खतरा मानेंगे, बाह्य सुरक्षा का विषय मानेंगे। ठीक है। अब देखो, अगर मिलिट्री थ्रेट मान लीजिए हमें पाकिस्तान से है, तो मिलिट्री थ्रेट हमारी कौन सी कोर वैल्यूज को प्रभावित करेगा। सिक्योरिटी का मतलब क्या था, कोर वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना। सिक्योरिटी का मतलब क्या था कि जब कोर वैल्यूज पे कोई इंपैक्ट डाले तब डेफिनेटली हमें प्रोटेक्शन की जरूरत जो है वह पड़ेगी। तो बेसिकली सोवर्निटी एंड इंडिपेंडेंस, तो ये कौन सी हमारे कोर वैल्यूज को प्रभावित करेगा, हमारी संप्रभुता, सोवर्निटी एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है। अच्छा देखो, अगर मिलिट्री थ्रेट है तो आपके पास क्या चॉइसेस है, क्या कंपोनेंट्स होंगे, क्या चॉइसेस होंगे आपके पास। मान लो किसी देश के द्वारा खतरा है, तब आपके पास क्या सॉल्यूशंस होंगे, है ना। चलो समझते हैं इसको। तो फर्स्ट देखो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी में हमने मिलिट्री की बात की कि मान लो कहीं से जो है वह मिलिट्री अटैक हो जाता है, मिलिट्री अटैक अगर हो जाता है, ठीक है, तब ऐसे में गवर्नमेंट के पास कितनी चॉइसेस होंगी, गवर्नमेंट जो है वह क्या कर सकता है। सो देयर आर 3 चॉइसेस विद द गवर्नमेंट, देयर आर 3 चॉइसेस।
आपके पास कितने विकल्प होंगे अगर किसी ने हमला कर दिया, पाकिस्तान से लड़ाई हो गई, कितने विकल्प होंगे, या पाकिस्तान के पास कितने विकल्प होंगे? सो देयर आर 3 चॉइसेस विद द गवर्नमेंट। देखो सबसे फर्स्ट तो ये होगा कि वह क्या करे, कैसे वह रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, तो वो जो रिस्पॉन्स करेगी इस थ्रेट को, उसके पास 3 विकल्प होंगे। पहला तो विकल्प इसमें होगा सरेंडर करना। ठीक है, किसी भी देश के पास क्या होंगे, 3 चॉइसेस होंगी। सो फर्स्ट चॉइसेस इज सरेंडर कर दो। सरेंडर कैसे करेंगे? सरेंडर बिना युद्ध के आपने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। जापान ने किया था ना। सो यहां पर क्या है कि पहला यह है कि आपने बिना युद्ध के ही आत्मसमर्पण कर दिया, अपनी हार मान ली, है ना। तो ये तो एक पहला एक तरीका हो सकता है, एक विकल्प हो सकता है। दूसरा जो तरीका है वह थोड़ा सा खतरनाक है। दूसरा जो तरीका है वह कैसा है, थोड़ा सा खतरनाक है। प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैक। प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैक। अब देखो, प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैक। पर ये रक्षा हम करेंगे कैसे, हम खुद की रक्षा करेंगे कैसे? जानते हो ये कारण थोड़ा सा, जैसे मैंने आपसे कहा कि खतरनाक है, कि आप नाश को, जो नाश होने वाला, जो विनाश होने वाला है, आपको उस हद तक बढ़ा दे कि सामने वाला डर के सहम के पीछे हो जाए। एक ये तरीका हो सकता है ना, कि आप क्या करें, आप प्रिवेंट कर ले इसको। थर्ड हम देखेंगे कि थर्ड इसमें हो सकता है डिफेंड इटसेल्फ ड्यूरिंग द वॉर, है ना। थर्ड क्या हो सकता है, डिफेंड करना। तो एक होगा प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैक। और ये प्रिवेंट ऐसे हो सकता है कि आप सामने वाले को इस हद तक डरा दें, जैसे कि आप देखो सामने वाले से आप कब जीत सकते हो, जब या तो आप में एग्रेशन उससे ज्यादा हो, अगर वो एग्रेशन वाला है आप में थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आप जीत पाओगे। तो यहाँ पर क्या है कि भाई लड़ने का, या तो सामने वाला घबरा जाए, इस हद तक लड़ाई करो कि वो खुद ही पीछे हट जाए। ठीक है, या तो फिर आपने सरेंडर कर दिया। सरेंडर कैसे किया, कि आपने बिना युद्ध के ही जो सरेंडर है वह कर दिया। ठीक है, लेकिन याद रखना कि अगर मान लीजिए किसी देश के द्वारा सरेंडर की जो मेथड है या जो चॉइस है उसको माना भी जाता है ना, तो उसे अपना एज अ नेशन पॉलिसी उसको आगे प्रमोट नहीं करते कि हम तो आत्मसमर्पण कर देते, हम उस चॉइस को आगे नहीं रखते हैं। ठीक है, याद रखना है इस बात को आपको। अब देखो कि बेसिकली इसके 4 कंपोनेंट्स होंगे। ये तो 3 चॉइसेस थी, अब 4 कंपोनेंट्स क्या होंगे, 4 कंपोनेंट्स को भी देखो। सो फर्स्ट कंपोनेंट्स होगा इसका 3 बेसिकली चॉइसेस होंगे एंड 4 कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट होगा इसमें डेटरेंस। फर्स्ट क्या होगा, डेटरेंस। 4 कंपोनेंट्स की बात हो रही है, फर्स्ट डेटरेंस होगा। सेकंड की बात करेंगे, सेकंड डिफेंस होगा। थर्ड की बात करेंगे, थर्ड इसमें होगा बैलेंस ऑफ पावर। थर्ड होगा बैलेंस ऑफ पावर एंड 4 इसमें होगा अलायंस बना लेना। ठीक है, अब देखो फर्स्ट डेटरेंस या अवरोध में क्या होगा। डेटरेंस या अवरोध की जब हम बात करेंगे, प्रिवेंट करना खुद को। ठीक है, डेटरेंस में क्या होगा, प्रिवेंट करना खुद को। डेटरेंस को अवरोध भी बोल देते हैं, प्रिवेंशन ऑफ वॉर। प्रिवेंशन ऑफ वॉर, डिफरेंस। ठीक है, सेकंड देखो डिफेंस की बात करेंगे। डिफेंस में क्या होगा, या तो वॉर को सीमित कर देना या तो उसको खत्म कर देना, लिमिटिंग एंड एंडिंग वॉर। ये एक कंपोनेंट हो सकता है। एक हो सकता है बैलेंस ऑफ पावर। आप जानते हैं बैलेंस ऑफ पावर आप कैसे बढ़ा सकते हैं। बैलेंस ऑफ पावर आप बना सकते हैं, शक्ति संतुलन कैसे बनाएंगे कि सामने वाला अगर पावरफुल है तो आप भी पावरफुल है। ठीक है, सेकंड, अगर सामने वाला पावरफुल है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा अपनी। और बेसिकली बैलेंस ऑफ पावर कैसे होता है, जो आपकी मिलिट्री है अगर आप उसको स्ट्रेंथनिंग कर लेते हैं देन डेफिनेटली ये जो
बैलेंस ऑफ पावर है वह आपके पक्ष में हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, डिफेंस मीन्स प्रिवेंशन ऑफ वॉर, डिफेंस मीन्स लिमिटिंग एंड एंडिंग द वॉर, बैलेंस ऑफ पावर मीन देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बिगर एंड स्मॉलर कंट्री। तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर है बिग एंड स्मॉल कंट्री के बीच में, है ना, ये बैलेंस ऑफ पावर अपने पक्ष में करने का एक ही तरीका है, आपकी मिलिट्री। जो ज्यादा पावरफुल होगा, शक्ति संतुलन उसके पक्ष में होगा। आज यूएस से कोई लड़ने का क्यों नहीं सोचता है अमेरिका से? क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी जो मिलिट्री पावर है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना, कोई इसको मैच भी नहीं कर सकता। सो देन अलाइंसेस की हम बात करें, अलाइंसेस बिल्डिंग, ठीक है, ये इसका एक कॉम्पोनेंट है। अलाइंसेस बिल्डिंग मतलब क्या है कि बेसिकली गठजोड़ कर लेना बाकी देशों, जैसे कि नाटो संगठन है ना, कोलिशन ऑफ स्टेट्स या कंट्रीज। इसमें क्या होगा कि इसमें जो राज्य है वे साथ में आ जाते हैं कि अगर हम पर हमला हुआ तो इस पर मतलब सब लोग जो है वे साथ में मिलकर बेसिकली क्या करेंगे, खिलाफ लड़ेंगे, है ना। तो ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी मेन हमने देखा है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मेन जो पॉइंट है कि मिलिट्री अटैक, है ना, या फिर जो सैन्य हमला है ये इसमें जोड़ा जाएगा। और बेसिकली इसका जो सोर्स है वह अदर कंट्री होगा। डेफिनेटली इस थ्रेट का जो सोर्स है वह क्या होगा, हम अपनी ही बॉर्डर पे तो आक्रमण कर नहीं लेंगे, तब ऐसे में दूसरा आएगा, या तो पाकिस्तान आ रहा है या चाइना आ रहा है, बस वही हो गया मिलिट्री अटैक। तो यहाँ पर जो सोर्स है वह क्या है, अदर कंट्री, और इफेक्ट क्या होगा, बाउंड्री, नेशन बाउंड्री, है ना, अदर कंट्री ये सोर्स होगा इस थ्रेट का। और तो हमने देखा कि अगर युद्ध जो है वह अब होने लगा, सैन्य खतरे को इससे जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर हमने देखा कि बेसिकली 3 विकल्प होंगे, या तो आपने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया बिना युद्ध के, और दूसरी बात है कि अगर युद्ध ठन ही जाए तो फिर अपनी रक्षा करना या हमलावर को पराजित करना, ठीक है। और फिर है एक और कि इसमें युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ा देना कि सामने वाला पीछे चला जाए। तो 3 विकल्प आपके पास होते हैं। देन 4 कंपोनेंट्स जो है इसके होते हैं, डिफेंस, डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर एंड अलायंस बिल्डिंग, ठीक है। ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी है आपकी, क्लियर, ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी है। अब देखो नेक्स्ट हम देखेंगे कि बेसिकली हमने जाना कि अ गुड पार्ट ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर टू बिल्ड अप वंस मिलिट्री पावर। अच्छा, मिलिट्री पावर की हम अगर बात करेंगे तो मैं आपको ना कुछ इसके लिए पॉइंट्स बताती हूँ। जैसे कि मिलिट्री पावर में हम देखेंगे, खैर इंडिया की सिक्योरिटी में भी हम ये बात करने वाले हैं। आपको पता है कि मोस्ट पावरफुल मिलिट्री किसकी है? मैं यहाँ पर आपको एक इंडेक्स बताती हूँ, जो कि इंडेक्स है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल, कुछ करंट अफेयर की चीज़ों को साथ साथ पढ़ेंगे। ग्लोबल फायर पावर्स इंडेक्स 2024 का बता रही हूँ। ये इंडेक्स कहता है, ये इंडेक्स बताता है बेसिकली कि किस देश में जो मिलिट्री है वह कितनी स्ट्रांग है। तो ये इंडेक्स क्या बताएगा, मिलिट्री स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग। जानते हैं आपको रैंकिंग में टॉप पर कौन सा कंट्री है? सबसे फर्स्ट है यूएस। फर्स्ट कौन सा कंट्री है? फर्स्ट है यूएस, एंड आफ्टर यूएस रशिया, आफ्टर यूएस रशिया, थर्ड चाइना, एंड 4 इंडिया। तो इंडिया के पास, अब हम इंडिया के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है, कि इंडिया के पास बेसिकली इस इंडेक्स के अनुसार 4th बेसिकली इंडिया के पास 4th स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है ग्लोबली, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ग्लोबली, ठीक है। साथ ही देखो, अगर हम इंडिया के डिफेंस बजट की बात करें कि डिफेंस बजट जो है वह कितना है, हम कितना खर्च करते हैं अपने मिलिट्री पे, लगभग 75, ये नया डेटा है ना, ये डॉलर का साइन है, 75 बिलियन डॉलर, 75 बिलियन डॉलर। जानते हो ये रुपए में कितना होगा? अगर हम इसको कन्वर्ट करें इन इंडियन रूपी, सो 621,541 CR लगभग, ठीक है। तो यहां पर याद रखना आपको कि ये इंडियन रूपी है ना।
तो 75 बिलियन बेसिकली हमारा डिफेंस बजट है। अच्छा, इसी की तुलना क्या हम चाइना से करें, है ना? चाइना थोड़ी सी कुछ कंपेयर मैं आपको बता देती हूँ, कंपैरिजन में हम देखें तो वैसे तो जानते हो कि अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे ना, तो वर्ल्ड में बेसिकली जो चाइना है वह डिफेंस बजट को लेके लगभग सेकंड नंबर पर है, 229 बिलियन। आप देखो कहाँ हमारा 75 बिलियन डॉलर है, और चाइना की अगर हम बात करेंगे तो चाइना कितना खर्च कर रहा है, चाइना यहाँ पे खर्च कर रहा है 229 बिलियन यूएस डॉलर में। ये इसका डिफेंस बजट है, और हमारा कितना है, लगभग 75। इसके अलावा हम देखेंगे कि इंडिया में कितने पर्सन्स हैं। अगर हम मिलिटेंट पर्सन की बात करें तो लगभग 14 लाख, और वहीं चाइना की बात करेंगे तो लगभग 20 लाख। ठीक है, वैसे ही अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करेंगे तो हमारे पास अगर 2200 एयरक्राफ्ट हैं तो 3300 एयरक्राफ्ट किसके पास है, चाइना के पास। तो बेसिकली हम देखेंगे कि चाइना के पास जो मिलिट्री पावर है वह हमसे ज़्यादा है। आखिर चाइना क्यों एग्रेशन दिखाता है, एग्रेशन क्यों दिखाता है? देखो, दो तरीके से हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि जो हमें एग्रेशन दिखा रहा है, दो कारणों से दिखा सकता है। या तो वो सच में पावरफुल है, या तो फिर वह बेवकूफ़ है। ठीक है, या तो वह बेवकूफ़ है। तो देखो, अगर हम ग्लोबली बात करें कि मिलिट्री स्ट्रेंथ कितना किसके पास है, तो देखो यूएस जो है, यूएस को कोई मैच नहीं कर सकता। आप एक बार यूएस का डिफेंस बजट देखना, और यूएस की, इंडिया की, चाइना की, रशिया की, आप थोड़ा सा इसमें देखेंगे किसके पास कितना मिलिट्री पावर, आप देखेंगे कि यूएस को मैच ही नहीं कर सकता, ना तो फाइनेंशियली और ना ही मिलिटेंट तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब हम इंडिया की सिक्योरिटी इशू की बात करते हैं तब भी आता है कि हमें अपना जो डिफेंस बजट है वह बढ़ाना चाहिए। बट अगर हम अपना डिफेंस बजट जो है वह बढ़ा देंगे, तब हमारे पास बाकी और जो काम है वेलफेयर स्टेट के लिए, जो हमें काम करना है एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, वो सब कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो ज़रूरी होता है कि अगर आपको, जो लोग कहते हैं कि यार ज़रूरत क्या है, हमें एयरक्राफ्ट खरीदने हैं, हमें इतने विमान खरीदे, जैसे कि हाल ही में एक यूएस का एक जो अनमैन्ड व्हीकल है वह चर्चा में रहा कि भारत ने ले रहा है, बेसिकली उसका कुछ डील वगैरह हुआ है। तो बेसिकली हमें क्यों ज़रूरत है इस तरह के अनमैन्ड व्हीकल की जो रिमोट से कंट्रोल हो जाए, जैसे कि हमारी जो बॉर्डर है हम उसकी निगरानी कर सके। तो ये जो सिक्योरिटी हम चीज़ें अपनाते हैं, फिर सिक्योरिटी के लिए हम पर्पज़ के लिए हम चाहे कोई एयरक्राफ्ट जो है वह लें, चाहे हम कोई न्यूक्लियर किसी से डील करें, फिर कई तरीके हो सकते हैं सिक्योरिटी के। तो अगर हम इस तरह से नई नई सिक्योरिटी, नई नई टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो ये एक सिक्योरिटी का इशू है, इसलिए कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए तो आगे देखो, ग्लोबली फायरवर्क इंडेक्स की हमने बात कर ली। हमने देखा कि अगर आपको बैलेंस ऑफ पावर अपने पक्ष में करना है तो आपको जो मिलिट्री है वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। ठीक है, सो लास्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी, मोस्ट थ्रेट टू अ कंट्री सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉर्डर। डेफिनेटली, जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो कहाँ से, पाकिस्तान और चाइना। विद इन अ कंट्री द थ्रेट ऑफ वायलेंस इज रेगुलेटेड बाय एक्नॉलेज्ड सेंट्रल अथॉरिटी, and but in world politics each country has to be responsible for its own security. ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है कि ट्रेडिशनल नोशन ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी की हमने बात की। तो ये जो मुद्दा है वह किससे जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा था आपका एक्सटर्नल सिक्योरिटी, नेशन सिक्योरिटी और मिलिट्री सिक्योरिटी से। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं और अब हम इंटरनल सिक्योरिटी की थोड़ी सी बात करते हैं। सो व्हाट इज इंटरनल सिक्योरिटी? ट्रेडिशनल नोशन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा का जो विषय है, मतलब देश की सीमा। अभी तक तो हम देश की सीमाओं की बात कर रहे थे, अब हम देश की सीमाओं के भीतर की बात करेंगे, आंतरिक सुरक्षा की बात करेंगे। सो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मोस्ट कंसर्न इटसेल्फ विद इन द इंटरनल सिक्योरिटी विच हैज नॉट बीन गिवन सो मच इंपॉर्टेंस ड्यू टू वेरियस रीजन। After the Second World War, internal security was more or less assured to the powerful country on the earth. देखो, तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि शुरुआत का समय देखें या फिर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो शुरुआत से ही केवल एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी है उस पर ध्यान दिया गया, उसको सिक्योरिटी का इशू ज्यादा माना, जबकि इंटरनल सिक्योरिटी की जो बात है वह ज्यादा नहीं रखी। तो आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था से संबंधित जो बातें हैं, जैसे कि एक्सटर्नल में हमने नेशन सिक्योरिटी को जोड़ लिया था, अब वैसे ही हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करेंगे तो इंटरनल पीस एंड ऑर्डर, इससे ये जुड़ा हुआ है। इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी किससे जुड़ा हुआ है? इंटरनल पीस एंड ऑर्डर।
इंटरनल पीस एंड ऑर्डर। ठीक है, शांति और जो सुरक्षा है वह बनी रहनी चाहिए। किससे जुड़ गया ये? शांति सुरक्षा से जुड़ गया। देश की सीमाओं के अंदर जो शांति और सुरक्षा है वह बनी रहे, ये बहुत जरूरी है। सो थ्रेट ऑफ वायलेंस इनसाइड इट्स बॉर्डर, किससे रिलेटेड है? थ्रेट ऑफ वायलेंस इनसाइड इट्स बॉर्डर, देश की सीमाओं के भीतर, देश की सीमाओं के भीतर जो थ्रेट है, जो वायलेंस है, वो इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, अच्छा बेसिकली ये देखो कि जब हम देखेंगे कुछ ऐसे देश आज़ाद हुए जो कि हम कह सकते हैं एक तरह से न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री थे, न्यूली इंडिपेंडेंट थे, जैसे 1947 में इंडिया, और इसके अलावा कई एशिया और अफ्रीका के भी ऐसे कंट्रीज थे जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट थे, और इनके पास में जानते हो दो सिक्योरिटी चैलेंज थे, दो सिक्योरिटी थ्रेट थे, दो सिक्योरिटी चैलेंज थे। फर्स्ट तो इसमें था कि जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट है, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट विथ नेबर, विथ नेबरिंग कंट्रीज, जो पड़ोसी देश थे उनके साथ सैन्य संघर्ष, है ना, एक तो इससे निपटना था। और दूसरा इसमें ये था, दूसरा इनके सामने जो सबसे बड़ा इशू था कि देश की सीमाओं के अंदर जो प्रॉब्लम है उनको भी सॉर्ट करना है। तो नेक्स्ट क्या था? इंटरनल थ्रेट था। अब ये जो इंटरनल थ्रेट था, फॉर एग्जाम्पल सेपरेटिस्ट मूवमेंट, अलगाववाद, मतलब एक नए राष्ट्र की अगर कोई मांग कर रहा है, जैसे कि अब आप खालिस्तान सुनेंगे, सो सेपरेटिस्ट मूवमेंट। अब आप इसको नहीं नजरअंदाज कर सकते ना कि नहीं, जब बाहर से आक्रमण होगा हमारे लिए तभी सिक्योरिटी का कंसर्न होगा, तभी सिक्योरिटी का इशू होगा, ना कि इस तरह के सेपरेटिस्ट मूवमेंट। डेफिनेटली ये भी हैं। सो इंटरनल वॉर्स नाउ मेक अप मोर देन 90% ऑफ ऑल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट फाउट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, याद रखना कि अभी एटलीस्ट हम अगर बात करेंगे तो जितने लोग एक्सटर्नल सिक्योरिटी की वजह से जो है वह नहीं मर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा जो है वे इंटरनल सिक्योरिटी की या इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल जो चैलेंजेस हैं, उसमें जो है वह उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, सो एंड अगर हम बिटवीन 1946 टू 1991 की अगर हम बात करें, सो देयर वाज अ 12-fold राइज इन द नंबर ऑफ सिविल वॉर, द ग्रेटेस्ट जंप इन लास्ट 200 ईयर्स। पिछले 200 वर्षों की भी अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि गृह युद्ध है ना, कि देश के अंदर ही युद्ध छिड़ गया, इस तरह से जो ये घटनाएं हैं वह बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लगभग ये 12 गुनी से ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, सो 46 से लेकर स्पेशली 91 तक की बात करें कि इस दौरान जो ये घटनाएं बढ़ी, इंटरनल सिक्योरिटी की जो घटनाएं बढ़ी, वह लगभग 12 गुनी से ज़्यादा थी। ठीक है, सो नंबर ऑफ सिविल वॉर बहुत इंक्रीज हुआ, सिविल वॉर। अच्छा, यूपीएससी ने यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा था कि जैसे हाल फिलहाल के हम देशों की बात करें, किन देशों में जो एक इस तरह से जो सिविल वॉर है बेसिकली वह छिड़ा हुआ था, वहां से जो प्रश्न है वह पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इंटरनल सिक्योरिटी का बेसिकली जो ट्रेडिशनल नोशन है वह हो गया। तो ना केवल हमारे लिए एक्सटर्नल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुछ सुरक्षा के भी उपाय किए जा सकते हैं। आखिर हम बचेंगे कैसे, है ना? सो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन, सहयोग सुरक्षा के उपाय की हम बात करेंगे। सुरक्षा के उपाय क्या हो सकते हैं? It is universally accepted that war can take place for the right reason and primarily self-defense and protect other people from genocide. इसमें यह कहा जाता है, अगर हम सिक्योरिटी सुरक्षा की बात करेंगे तो सुरक्षा में सबसे पहला जो कंसर्न आता है कि जो युद्ध है ना वो न्याय के लिए युद्ध होना चाहिए। ऐसा लगभग सभी कंट्रीज इस बात को मानती है। ठीक है, ये क्या मानती है? बेसिकली ये मानते हैं कि जो युद्ध हो बेसिकली वह किसके लिए हो? राइट रीजन के लिए हो एंड सेल्फ डिफेंस के लिए हो। राइट रीजन हो
और प्लस किसके लिए हो, सेल्फ डिफेंस के लिए हो, खुद को बचाने के लिए हो। सुरक्षा क्या कहती है? अगर आप मिलिटेंट रूप से काफी स्ट्रांग है तो क्या आप दूसरे देश पर आक्रमण करेंगे? नहीं, इसका उद्देश्य होगा खुद को बचाना, खुद को स्ट्रांग करना। और अगर हम किसी देश के साथ युद्ध कर रहे हैं तो बेसिकली ये जो वॉर है वह केवल और केवल राइट रीजन के लिए ही होना चाहिए। ये जो वॉर है, युद्ध है, वह क्या हो, केवल सही कारणों के लिए हो, सेल्फ डिफेंस के लिए हो या लोगों को नरसंहार से बचाने के लिए हो। क्या पता है कि भाई कोई जो देश है वह हमारे ऊपर कोई मिसाइल छोड़ने वाला है जिससे हजारों लाखों लोग प्रभावित होंगे, तो हमने पहले ही उस चीज को खत्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर वॉर भी हो तो राइट रीजन के लिए हो, सेल्फ डिफेंस के लिए हो, प्रोटेक्ट अदर पीपल फ्रॉम जेनोसाइड्स के लिए हो। ठीक है, सो देखो फॉर्म ऑफ कॉपरेशन की अगर हम बात करें तो फॉर्म ऑफ कॉपरेशन आपको किस तरह से मिलता है, सहयोग आपको किस तरह से मिलता है सिक्योरिटी को लेके। जैसे कि हम ये कहें कि ठीक है, जैसे कि आपने कई तरह की ऐसी टिटी सुनी होंगी कि हम बहुत ज़्यादा जो है वे न्यूक्लियर बम या फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा आर्म्स एमिशंस जो है वे इकट्ठा ना करें, इनको कंट्रोल करें, इनको लिमिटेड करें। उसके लिए कई जो संधियां हैं वह की जाती हैं, है ना। कई तरह के जो कॉपरेशन है वह हमें दिखाई देते हैं, डिसआर्ममेंट, है ना, आर्म कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना, विश्वास बहाली करना कि अगर देशों के बीच में संबंध अच्छे हैं, विश्वास है, जैसे कि हम पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जिस देश के साथ अच्छे रिलेशन होंगे, विश्वास बहाली होगी, तो हमें ये उसमें ज़्यादा फिर हमें बहुत ज़्यादा उसके ऐसा नहीं रहता कि हम हर वक्त अपनी मिसाइल्स तैनात रखें कि नहीं अब तो बस वो हम पे कभी भी हमला कर सकता है। तो एक तरीका क्या होता है कि अगर कॉपरेशन की बात है तो कॉपरेशन तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से होगा, ये एक तरीका हो सकता है सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट हमने देखा कि ये बात तो सभी ने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड की है कि अगर वॉर हो तो वॉर केवल और केवल एक राइट रीजन के लिए हो, सेल्फ डिफेंस के लिए हो या प्रोटेक्ट अदर फ्रॉम जेनोसाइड्स के लिए हो। और जब हम कॉपरेशन की बात करेंगे तो कॉपरेशन आपको 4 तरीके से दिखाई देता है, जैसे कि डिसआर्ममेंट, जिसको कि हिंदी में क्या कहा जाता है, निरस्त्रीकरण, है ना, जो कि यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर के दौरान भी एक चर्चा में रहा। इन दोनों के बीच में कई तरह से ऐसी संधियां हुई कि हम ज्यादा जो आर्म्स है वे इकट्ठा नहीं करेंगे, ज्यादा जो शस्त्र है वह नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर तरीके से हम बहुत ज्यादा पावरफुल ऐसे नहीं बनेंगे कि, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, निरस्त्रीकरण। तो एंड इसके अलावा आर्म कंट्रोल करना, अस्त्र नियंत्रण करना कि बहुत ऐसा ना हो कि केवल वही फैक्ट्री बना ली देश ने, है ना, अस्त्र नियंत्रण करना, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा क्या है, विश्वास की बहाली करना कि एक जो विश्वास है वह होना चाहिए देशों के बीच में। ठीक है, अब देखो इसके लिए हमने क्या किया, कुछ संधियां की, कुछ ट्रीटी की। जैसे कि मैं आपको कुछ ट्रीटीज के नेम बताती हूँ। जैसे कि 1972 में एक संधि हुई थी, जैसे कि कहा गया BMC। अब देखो ये क्या है, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। ठीक है, जैविक हथियार संधि थी, मतलब आप जैविक हथियारों का जो यूज है वह नहीं करेंगे, आप जैविक हथियारों का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि आप ये देखो कि आपने कोविड-19 में क्या है, कोविड-19 को भी एक बायोलॉजिकल वेपन के रूप में देखा जाता है कि अगर चाइना ने इसको जो लैब में है वह बनाया है तो ये एक तरह से वॉर ही हुआ। ठीक है, तो 1972 में हम देखेंगे कि जो ये बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है। अब देखो यूपीएससी यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी पूछता है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ, है ना। जैसे कि देखो प्रश्न पूछा केमिकल वेपन से, अभी हम वहाँ पे जैविक की बात कर रहे थे, यहाँ पे रासायनिक मतलब ऐसी चीजें जैसे कि ऐसे खतरनाक रसायन, है ना, जिससे कि कोई ऐसी भयंकर डिसीज फैल जाए या जो लोग हैं वह प्रभावित हो, जान चली जाए। इट मेक इट मैंडेटरी टू डिस्ट्रॉय ओल्ड एंड अबंडेंट केमिकल वेपन, है ना, केमिकल जो वेपन्स है उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ द कन्वेंशन, क्या इंडिया केमिकल वेपन कन्वेंशन का सिग्नेटरी मेंबर है। एंड बायोलॉजिकल वेपन यूज माइक्रो बायोलॉजिकल एजेंट सच अ बैक्टीरिया, वायरस और फंग और टॉक्सिन इन द इंटेंशनली कॉज डेथ ऑफ फार्म और ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट, है ना। अच्छा, जैसे कि आप भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात सुनेंगे, ये क्या है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि ये देखा था, ये एक परीक्षण था कि अगर हम
जो मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी बेसिकली, जो इस ट्रेजेडी में लीक हुई थी भोपाल में, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए थे, एक तरह से एक प्रयोग था कि इससे हम कितना जो एक प्रूफली तरीके से जो लोग हैं हम इंटेंशनली उनको हार्म कर सकते हैं ना, ऐसे भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तो केमिकल वेपन अगर हम कहें तो ये 1992 में केमिकल वेपन कन्वेंशन हुआ था। ये कब हुआ था? 1992 में, है ना, 1992 में, ताकि किसी भी तरह के ऐसे रसायनों का जो यूज़ है वह ना किया जाए। और क्या इसका इंडिया सिग्नेटरी है? डेफिनेटली, है ना। सो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तीनों बातें इसमें सही हैं। यूपीएससी का एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, 2016 में यूपीएससी ने पूछा था, 2016 में प्रश्न था विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, OPCW, है ना, केमिकल वेपन प्रोहिबिशन, इसके बारे में प्रश्न था और इसमें 3 स्टेटमेंट थे। पूछा था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड इट वर्क रिलेशन विथ NATO एंड WHO. इट मॉनिटर द केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट न्यू वेपन फ्रॉम एमर्जिंग। डेफिनेटली ये बात इसमें सही है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत क्यों है। एंड देन नेक्स्ट है इट प्रोवाइड असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स अगेंस्ट केमिकल वेपन थ्रेट्स। सो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। फर्स्ट रॉन्ग है, आपको बताना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वह किससे रिलेट करता है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो हमने क्या किया, कुछ ऐसी जो ट्रीटीज, कुछ ऐसी संधियां की, जैसे कि मैंने एक तो आपको बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में बताया, ठीक है। दूसरी एक संधि, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया 1992 में जो केमिकल वेपन कन्वेंशन था, ठीक है। तीसरा देखो एक संधि हुई जिसे कि सॉल्ट सेकंड कहा गया, एक और संधि, एक और ट्रीटी जिसे कि स्टार्ट संधि कहा गया, जैसे कि क्या कहा गया? स्टार्ट ट्रीटी। अब देखो व्हाट इज स्टार्ट? स्टार्ट का फुल फॉर्म लिख लो, स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, आर्म रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है। या एक और संधि हुई थी 1972 में हुई थी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, यूएस और सोवियत के बीच में इस तरह की जो मिसाइल्स है उसको स्टॉप करने से रिलेटेड, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कन्वेंशन है बेसिकली जो कि हुए थे विभिन्न देशों के बीच में कि हम सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या यूज़ करेंगे। तो कुछ ऐसी जो लिमिटेड संधियां हैं मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ, कुछ ऐसी ट्रीटीज़ के बारे में बताती हूँ। सो देखो बेसिकली 1969 में जो सॉल्ट 1 है, स्ट्रैटेजिक आर्म लिमिटेशंस मतलब जो आर्म से जो शस्त्र है उनको लिमिट करना, उनको सीमा करना, है ना, उनकी लिमिटेशंस तय करना, इसके लिए हुआ था 1969 में अंडर द इंटरिम एग्रीमेंट बोथ साइड प्लेज नॉट द कंस्ट्रक्ट न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, है ना। देखो जैसे कि क्या होता है कि अगर आप देखो कि जब मान लीजिए कोई मिसाइल हमने अग्नि की हम सीरीज़ की बात कर लें, अग्नि मिसाइल्स की बात कर लें, तो इस तरह की जब हम मिसाइल्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर वाले क्या कहते हैं कि हमने चाइना को भेदने की मिसाइल बना ली। तो बेसिकली आप उसको ये भी लिख सकते थे कि इसकी जो मारक क्षमता है वो इतने 1000 किलोमीटर है। लिखने की ज़रूरत क्या थी कि चाइना को हमने कर लिया। या फिर कई इस तरह की न्यूज़ आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो बम है या ये जो मिसाइल है वह एक बार में पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कर सकती है। ये बेसिकली स्ट्रैटेजी या चीज़ें हैं दिखाने की कि आप जो है ये हमारी जद में है, हमारे पास ऐसे हथियार है कि अगर इन्होंने, जैसे वैसे भी इंडिया ने न्यूक्लियर पॉलिसी में क्या नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बना रखी है ना। तो यहां पर क्या है कि ये सारी चीजें सामने वाले पर कंट्रोल करने के लिए होती है। तो देखो इंटरकॉन्टिनेंटल अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो बेसिकली नई जो इस तरह की मिसाइल्स है वह नहीं बनाई जाएंगी, नॉट टू इंक्रीज द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग ICBM, दैट मीन्स इंटरकॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय मिसाइल है बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो स्टार्ट संधि होती है, जैसे कि प्रश्न आ गया कि स्टार्ट जो ट्रीटी है वह किससे चर्चा में रही, ये आर्म्स रिडक्शन, आर्म्स को रिड्यूस करना, कम करना, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या शामिल था कि ये अग्रीमेंट था रिक्वायर्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेस डिलीवरी vehicle which was verified using the intrusive verification regime that involved on-site inspection, regular exchange of information and the nation technical means satellite, है ना। तो यहाँ पर देखो बेसिकली क्या किया जाता है, इस ट्रीटी के अंदर ये भी शामिल था कि
कैसे पता चलता है? आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान हर साल लगभग अपने जो भी परमाणु जो उनके या फिर न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट है या फिर न्यूक्लियर स्तर से मिसाइल है उनकी सूची लिस्ट जो है उसका आदान प्रदान करते हैं। इसके पीछे कारण ये होता है कि अगर युद्ध हो रहा है तो एटलीस्ट उन जगह पर किसी तरह की जो मिसाइल या बॉम्बिंग है वह ना की जाए। ठीक है, तो कई तरीके के जो इन्फॉर्मेशन है वह देते हैं। ऐसे ही जो स्टार्ट ट्रीटी है ये 1991 में साइन हुई थी और इसमें बेसिकली ये रिक्वायर्ड है कि जो भी इसके पार्टनर्स होंगे वह रेगुलरली जो इंफॉर्मेशन है वह अपने हथियारों की सबकी एक्सचेंज करेंगे। एंड सेकंड हम बात करेंगे कि जो स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 2 है, स्टार्ट 2, ये 1993 में साइन की गई है ना, ये 1993 में साइन की गई। तो ये कुछ ऐसी ट्रीटीज है। क्लियर? चलिए, तो हमने यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर ली एंड ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन की बात कर ली। एक दो क्वेश्चन हमने देखे है ना, एक दो क्वेश्चन हमने देखे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ, पर उन क्वेश्चंस के पहले हम बात करेंगे, ये सारी बातें हमने देख ली है ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम आएंगे नॉन ट्रेडिशनल। ये तो ट्रेडिशनल नोशन की बात हो गई, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो ट्रेडिशनल नोशन था उसकी बात हो गई ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और उसमें हमने सुरक्षा की भी बात कर ली कि सुरक्षा के उपाय क्या अपनाए। तो हमने देखा कि युद्ध केवल उस स्थिति में जब हमें एक क्या करना हो, या तो डिफेंस करना हो या जेनोसाइड से लोगों को बचाना हो, मतलब हमारे पास राइट रीज़न होना चाहिए, तब हम युद्ध करेंगे। और बाकी हमने देखा कि एक विश्वास बहाली, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होना चाहिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हमने कई तरह के अग्रीमेंट्स की बात की, या फिर भारत और पाकिस्तान अगर लिस्ट का जो भी उनके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट और सारी चीज़ें उनका अगर वो आदान प्रदान कर रहे हैं, लिस्ट जो है एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेट हो गई। ठीक है, चलो अब हम नोशन नॉन ट्रेडिशनल नोशन की बात करें। व्हाट इज नॉन ट्रेडिशनल नोशन? इसका मतलब आखिर क्या होगा? अपारंपरिक धारणा जो है वह क्या है? नॉन ट्रेडिशनल नोशन। ये अब मिलिट्री के बियॉन्ड जाएगी है ना। केवल यहाँ पर अभी तक तो हम केवल मिलिट्री खेल रहे थे, बट अब ये जो धारणा है ये थोड़ा सा उससे ब्रॉड जाएगी और इसमें शामिल होगा मिलिट्री के बियॉन्ड भी बेसिकली जो चीज़ें होती हैं। सो ये जो नोशन है, सिक्योरिटी गो बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट एंड इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ थ्रेट, इंक्लूड a wide range of threat, include a wide range of threat and dangers। अब ये जो थ्रेट है, कौन से थ्रेट? जो कि अफेक्ट करेंगे ह्यूमन कंडीशंस को, जो कि affecting the condition of human existence, अगर मानव अस्तित्व को कुछ प्रभावित कर रहा है, अगर मानव अस्तित्व को प्रभावित करेगा, तो जो भी खतरा मानव अस्तित्व को प्रभावित करेगा उसको हम नॉन ट्रेडिशनल नोशन में आएंगे। मानव अस्तित्व को प्रभावित करने वाले खतरे, है ना। आप देखो, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि बेसिकली ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसमें आएंगी। क्या क्या आएगा इसका टॉपिक? अभी यहाँ पे मिलिट्री की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ह्यूमन एंड ग्लोबल सिक्योरिटी की बात हो रही है, ह्यूमन एंड ग्लोबल सिक्योरिटी की बात हो रही है ना, कि अगर मानव सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा से संबंधित अगर जो धारणा है वह नॉन ट्रेडिशनल नोशन के अंतर्गत आएगी। सो बाय ह्यूमन सिक्योरिटी वी मीन प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ अ स्टेट। ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब क्या होगा कि अभी तक तो हम केवल स्टेट की बात कर रहे थे, बट अब हम जो ह्यूमन सिक्योरिटी है इसको हम बेसिकली ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं बजाय के केवल स्टेट को सिक्योरिटी देने से। तो यहाँ पर केवल स्टेट की सिक्योरिटी की बात नहीं है, यहाँ पे मानव सुरक्षा की बात है, यहाँ पे विश्व सुरक्षा की भी बात है, यहाँ पे मानवता की सुरक्षा की बात है, विश्व सुरक्षा की बात है। ठीक है, क्लियर है। अब ये देखें हम कि किन चीज़ों से खतरा है,
किसको खतरा है, किस हद तक खतरा है, सुरक्षा के तरीके क्या होंगे, ये सारी बातें इसमें शामिल होती हैं। तो बेसिकली याद रखना कि ये क्या है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन सिक्योरिटी को लेके एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अब देखो ह्यूमन सिक्योरिटी को किस किस से खतरा है, ह्यूमन को किस किस से खतरा है, क्या क्या थ्रेट है ह्यूमन के लिए, बताओ जरा सोचो। जैसे कि अगर हम डिसीज की बात कर लें, जैसे कि डिसीज में हम कोविड-19 की बात कर लें, कोविड-19 खतरा है, मानव अस्तित्व के लिए नहीं है, डेफिनेटली है। आप इसके आंकड़े देखिएगा कितने लोग इसमें मारे गए। इसके अलावा हम ग्लोबल हंगर की बात कर लें, भूख और अकाल से इतने लोग मरते हैं जितने कि आतंकवाद से या सीधे सेनाओं के युद्ध में नहीं मरते। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि नेचुरल डिजास्टर की बात कर लें, हर साल नेचुरल डिजास्टर से काफ़ी लोग मर जाते हैं, तो ये भी तो सुरक्षा की बात करेंगे हम, है ना, ये सारी चीज़ें भी तो इसमें आएंगी। तो बेसिकली हम देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और आया ग्लोबल वार्मिंग, कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग होगी, वाटर जो लेवल है वो इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि बांग्लादेश जो है वह कम, लगभग बांग्लादेश का लगभग 20 से 25% हिस्सा, तो मालदीव तो पूरा डूब जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये चूंकि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है, हम इसको इसमें पढ़ते हैं नॉन ट्रेडिशनल नोशन में। आया समझ में? So the idea of global security emerged in 1990s and in the response to the global nature of threat। तो ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट जैसे कि ह्यूमन सिक्योरिटी है ना, ग्लोबल सिक्योरिटी, तो बेसिकली ये जो आइडिया आता है ना, ये जो नोशन आता है 1990s के बाद से जो लोग हैं वह अवेयर हो रहे हैं कि इस तरह के भी थ्रेट है और इनसे भी निपटना हमारी सिक्योरिटी का एक हिस्सा होना चाहिए। केवल हमें मिलिट्री नहीं बढ़ाना है, लेकिन हमें ग्लोबल वार्मिंग से भी बचना है। तो यहाँ पर ये देखा गया ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट क्या है, ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट्स, है ना। इसके अलावा हम देखेंगे चाहे हम एड्स जैसी बीमारियों की बात कर लें, तो इन सभी से भी प्रिवेंट करना, इन सभी से भी बचाना इसमें आएगा। ठीक है, क्लियर है? इसका सीधा सा कंसर्न वही है कि जितने लोग आतंकवाद, जितने लोग इन सब से नहीं मरते, उससे कहीं ज़्यादा लोग जो है वह भूख से मर जाते हैं। सो ये क्या हो गया, नॉन ट्रेडिशनल नोशन हो गया, है ना। अब मैं आपको कुछ डेटा बताती हूँ, जैसे कि ग्लोबल हंगर, तो थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ते हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर है, ग्लोबल वार्मिंग है, कोविड-19 है, हम इन सभी डिसीजेस के बारे में थोड़ा सा करंट अफेयर से अपडेट होकर पढ़ते हैं। ठीक है, चलो, चूंकि आपको देखो इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी में काफ़ी चीज़ें शामिल हैं, इसलिए यहाँ से मैं सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलो। सो देखो बेसिकली कि इसमें हम देखेंगे ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2023। मल्टी डायमेंशनल मतलब एक से ज़्यादा डायमेंशन है। जनरली हम क्या कह देते हैं कि गरीबी को हम जोड़ देते हैं केवल इनकम से, बट मल्टी डायमेंशन है तो केवल यहाँ पे इनकम की बात नहीं हो रही, इसमें हेल्थ की भी बात हो रही है, इसमें हेल्थ की भी बात हो रही है, इसमें एजुकेशन की भी बात हो रही है। तो ये जो है वह UNDP के द्वारा रिलीज किया जाता है, ये जो इंडेक्स है 2023 UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, है ना, इसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। और इसमें ये बताया गया है कि लगभग अगर हम ग्लोबली देखें तो विश्व में लगभग 18% से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो कि बेसिकली बहुत ज्यादा गरीब है ना। मल्टी डायमेंशन गरीब का मतलब क्या हो गया कि उसके पास ना तो शिक्षा है ना ही स्वास्थ्य है, और अगर शिक्षा नहीं है तो वह अपनी गरीबी को आगे कभी दूर भी नहीं कर पाएगा, वह एजुकेटेड नहीं है तो वह कभी अच्छा काम नहीं कर पाएगा, पैसे नहीं कमा पाएगा, है ना। सो यहाँ पर क्या है, ग्लोबली लगभग 1.1 बिलियन पीपल, जो कि 18% है टोटल पॉपुलेशन का, आउट ऑफ 6.1 बिलियन पीपल आर एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल पुअर एंड लिव इन एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अक्रॉस 110 कंट्रीज, है ना। सो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 230 मिलियन पीपल जो है वह पुअर है, ये भी लगभग 18 से 20% के आसपास है। वैसे तो कुछ डेटा ये कहते हैं कि इंडिया में 1/3 जनसंख्या जो है आज भी गरीबी स्तर के नीचे है, गरीबी रेखा के नीचे, बिलो द पॉवर्टी लाइन है। तो ये क्या है कि ग्लोबली हम अगर देखेंगे, इसको लिख लो एक लाइन में, इसको लिख लो कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स दैट इज MPI 2023 रिलीज्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड इसके अकॉर्डिंगली बस एक लाइन लिख लो, इससे ये याद रहेगा। 18 से लेके आप 22 की बात करेंगे, एक क्वेश्चन हर साल आता है, विच इंडेक्स एंड रिपोर्ट रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है। तो एक ये हो गया। अच्छा देखो, मैं आपको अब क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप।
क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट की, कि अब कुछ नए खतरे भी हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चंस। मेंस 2017 का क्वेश्चन है सिक्योरिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ये सब आपको पढ़ना होता है, स्पेशली इंटरनल सिक्योरिटी की हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या पूछा है कि जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट है। आतंकवाद जो है, टेररिज्म एक बड़ा संकट है नेशन सिक्योरिटी के लिए, और इसके जो सॉल्यूशंस हैं आखिर वह क्या है। टेररिज्म के लिए, टेररिज्म एक चैलेंज है और इसका जो सॉल्यूशन है वह क्या है, और मेजर सोर्स जो है टेररिस्ट फंडिंग के वह क्या है। तो इसमें 3 बातें पूछी है ना, तो हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। सो व्हाट इज टेररिज्म, मैं अभी आपको बताऊंगी। सो व्हाट इज, आप इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, आप इसमें बताइए कि जो टेररिज्म है वह आखिर क्या है ना। राजनीतिक रूप से खून खराबा करना, किसी एजेंडे को लेकर जो सिविलियंस हैं उनको मार देना, बम लगा देना, अपहरण कर लेना, दैट इज कॉल्ड टेररिज्म। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि टेररिज्म जो है, हमने देखा कि हाँ भाई नेशन सिक्योरिटी के लिए डेफिनेटली खतरा है। अब इसका जो सॉल्यूशन है वह क्या है ना। 2 बातें, जब भी किसी भी कोई सिक्योरिटी, किसी भी कोई थ्रेट को पढ़ो, हमेशा जानो ये कॉज क्या है, सॉल्यूशन क्या है, एंड सॉल्यूशन के अलावा क्या देखना है हमें, सोर्स क्या है टेररिस्ट फंडिंग के, सोर्स क्या है इनकी फंडिंग के सोर्स क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ सॉल्यूशंस के जो पॉइंट्स हैं वह लिख देना कि ये सॉल्यूशंस हैं। एंड इसके अलावा फंडिंग में आप FATF का जिक्र भी कर सकते हैं कि व्हाट इज FATF जो है वह क्या है, किस तरीके से ब्लैकलिस्ट करता है ऐसे कंट्रीज को जो कि टेरर फंडिंग करते हैं। तो यहाँ पर कई तरीके से आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेसिकली वह लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ मेन पॉइंट्स जो है वह बता दिए। अब देखो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2021 का क्वेश्चन है, अगेन टेररिज्म पर आया है ना, क्योंकि सबसे बड़ी अगर हम देखें अभी चैलेंज क्या चल रहा है, जब कोविड का चैलेंज था तो सबसे ज़्यादा जब क्वेश्चंस आए ना तो बाकी जो आपके बायोलॉजिकल वेपन है इन सब से रिलेट करके आए। तो लेकिन टेररिज्म तो भाई एक सदाबहार टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, हर वक्त है। सो आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता है ना, लेट्स द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म, क्या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या इसकी इंटेंसिटी है। इसके अब देखो इसमें क्या है, इट कॉज लिंकेज and obnoxious nexus also suggests measure required to be taken eradicate the menace of terrorism। तो इसमें क्या पूछा कि जो आतंकवाद है इसकी जटिलता और तीव्रता जो है वह क्या है, और बेसिकली इसमें जो एक साठगांठ हो जाती है, ये जो साठगांठ है वो अप्रिय साठगांठ जो है इसको कैसे खत्म किया जाए, इसको उपाय सुझाइए। देखो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तो इसमें भी पूछे, तो चाहे हम बात करें 2017 के क्वेश्चन की या हम बात करें 21 के क्वेश्चन की, चीजें तो सेम है, बस कुछ चीजें जो है वह अलग पूछ ली। जैसे कि इसमें एक इसको भी पूछ लिया कि भाई इनके बीच में जो एक लिंकेज है वह क्या है। ठीक है, एक लिंकेज के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखो एक और प्रश्न हम देखते हैं 2020 इंडिया के संदर्भ में हम बात करते हैं। एनालाइज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट एंड ट्रांस बॉर्डर क्राइम along Myanmar, Bangladesh and Pakistan border, including the line of control. Also discuss the role played by various security forces in this regard, है ना, कि आखिर देखो एक तो हमने ये पूछ लिया कि हमारी जो बाउंड्रीज है आखिर उन पे क्या क्या चैलेंजेस हैं, है ना, क्या क्या बाउंड्री पे चैलेंजेस है। बेसिकली म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान की बात करें क्या चैलेंजेस लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और जो हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करेंगे इनके जो रोल है वह क्या है। तो टॉपिक तो वही है, बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछ लिया जाता है। अब एक और क्वेश्चन देखो 2014 का क्वेश्चन है, यहां से क्या पूछ लिया, इलीगल ट्रांसबॉर्डर माइग्रेशन, जो इलीगल तरीके से इलीगल तरीके से जो ये माइग्रेट कर जाते हैं लोग, अवैध जो प्रवासी है ना, अवैध प्रवासी की बात करें तो ये कैसे इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। डिस्कस द सिक्योरिटी टू कर्ब दिस, ब्रेकिंग आउट ऑफ फैक्टर विच गिव द इम्पैक्ट्स थ्रू सच माइग्रेशन। एक और क्वेश्चन देखो 2016 का क्वेश्चन था। अब देखो इस क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन क्या पूछा, बेसिकली थोड़ा सा इकोनॉमिकल जुड़ा हुआ था। डिस्पाइट कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ हाई ग्रोथ, इंडिया स्टिल गोज विद द लोएस्ट इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कि अगर हम ये देखें कि चलो ग्रोथ तो जो है वह हाई है, लेकिन हाई ग्रोथ के बाद भी जो ह्यूमन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें वो ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, सो एग्जामिन द इशू दैट मेक बैलेंस द इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव। तो आखिर ये जो डेवलपमेंट का इशू है, देखो जरूरी तो नहीं कि जब भी हम डेवलपमेंट करें, एक होता है कि ठीक है इंडिया जो है वह डेवलप कर रहा है, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन इस हमेशा ज़रूरी नहीं होता ना कि अगर हमने इकोनॉमिक तरीके से, अगर इकोनॉमिकली हम हाई हो रहे हैं तो जो डिस्पैरिटी है वह भी तो बढ़ रही है, अंतर भी तो लोगों में जो है वह बढ़ रहा है। दोनों चीज़ें साथ साथ बढ़ रही है। अब दोनों चीज़ें अगर साथ साथ, तभी तो हम एक इंक्लूसिव ग्रोथ, तभी तो हम समावेशी विकास की बात करेंगे, है ना। तभी हम समावेशी विकास की बात करते हैं, तभी हम सतत विकास की बात करते हैं। इसलिए तो इकोनॉमिक, अगर हम इकोनॉमिक रूप से ग्रोथ कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी जो पक्ष हैं उनको बराबर लाभ मिलेगा। तो डिस्पैरिटी जो है वह भी इंक्रीज हो रही है। और अगर हम यहाँ पर देखें कि जो अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, इनके इंडिकेटर्स की बात करें, तो देखो चाहे एजुकेशन हो, एक ह्यूमन के लिए, ह्यूमन को जानने के लिए आप क्या क्या देखेंगे कि बेसिकली ये ह्यूमन रिसोर्स देश के लिए अच्छा है या नहीं। वो कैसे आप देखोगे, क्या वह एजुकेटेड है या नहीं, क्या वह स्किल्ड है या नहीं, है ना, क्या वह हेल्थ है उसकी या नहीं। तो यहाँ पे इनकम तो एक इशू है, ठीक है, बट केवल इनकम नहीं ना, केवल इनकम या पैसा जरूरत नहीं है, पैसे के अलावा और भी हेल्थ, एजुकेशन, बाकी चीजों को शामिल किया जाता है। सो बेसिकली ये सारी चीजें इसमें शामिल है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये आपको इसमें बताना था। अब हम नेक्स्ट आते हैं, जो मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बताए ना, ये हमारे लिए एक न्यू थ्रेट है। तो नेक्स्ट हम यही देखेंगे, न्यू सोर्स ऑफ जो थ्रेट है वह आखिर क्या है। न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट की अगर हम बात करें तो न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट जो है वह क्या है, ठीक है। कुछ थ्रेट की हम बात करेंगे। सो सम ऑफ न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट हैव इमर्ज अबाउट द वर्ल्ड इज कंसर्न अ लार्ज एक्सटेंट। एंड साथ ही दीज इंक्लूड टेररिज्म, क्या क्या आएगा इसमें, न्यू सोर्सेज में, न्यू जो थ्रेट्स हैं उसमें आएगा टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल पॉवर्टी, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। माइग्रेशन, देखो हर जगह से तो क्वेश्चन आया, जैसे कि टेररिज्म को लेके तो 3-4 बार क्वेश्चन आया। टेररिज्म की हम अगर बात करें तो देखो, चाहे हम यहाँ पर 21 की बात करें, 2017 की बात करें और 20 की बात करें, तो 3 बार तो यहाँ से क्वेश्चन आया ही आया है ना। तो यहाँ पर देखो कि टेररिज्म से लेके स्टार का मतलब क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन आया, ठीक है। सो 2017, 2020, 2021 मेंस में क्वेश्चन आया। सो ये क्या है, ये हमारे लिए न्यू थ्रेट है, आतंकवाद। केवल इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात कहाँ हो गई भाई, अब नए तरीके के थ्रेट्स आ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स डेफिनेटली, है ना, ग्लोबल पॉवर्टी, जैसे कि हमने अभी देखा ग्लोबल पॉवर्टी, माइग्रेशन को लेके भी जो क्वेश्चन है PYQs देख लेना इसको, ये भी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सो ये सारी चीजें, या फिर हम देखो तो बेसिकली टेररिज्म क्या है, टेररिज्म एक पॉलिटिकल वायलेंस दैट टारगेट सिविलियन। अच्छा देखो, जब आप नागरिकों को सीधा मारने लगते हैं, जब आप नागरिकों को सीधा क्या कर रहे हैं, जो सिविलियन है, जो बेसिकली सिविलियन है, जैसे कि अगर जो मिलिटेंट है, अगर उनके बीच में वॉर हो रहा है तो आपने, ठीक है, उसको फिर भी आप देखते हैं कि एक्सटर्नल, चूंकि सिक्योरिटी का इशू था, नेशन सिक्योरिटी का इशू था, तो सैनिक तो अपने देश की रक्षा करेंगे। लेकिन अगर जो सिविलियन है, और जैसे कि कहीं आप देखोगे कि बेसिकली कहीं बम लगा के उड़ा दिया, तो ये सारी चीज़ें जो है वह क्या है, ये सारी चीज़ें एक तरह से आतंकवाद है, अपना खौफ पैदा करना। तो एक राजनीतिक एजेंडा इनका हो सकता है। तो जनरली ये क्या है कि टेररिज्म क्या है, एक खून खराबा है ना, एक खून खराबा करना। तो मानवता और विश्व की सुरक्षा के लिए बेसिकली जरूरी है कि हम इस तरह के जो थ्रेट है उससे हम खुद की रक्षा कर सके, ठीक है। सो फोकस ऑन द चेंजिंग नेचर ऑफ थ्रेट, हमें क्या जरूरत है कि हम जो नए थ्रेट है हम उसको भी देखेंगे। सो बेसिकली सिक्योरिटी के जो नए चैलेंज हैं, सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, सुरक्षा के नए तरीकों के लिए बहुत जरूरी है, फोकस ऑन द नेचर ऑफ थ्रेट। और ये जो नया नेचर है वह किस किस चीज को लेके आया है ना, इसमें नया नया क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर टेररिज्म की बात की, ठीक है, तो टेररिज्म हुआ। टेररिज्म के अलावा हमने पॉवर्टी की बात की, टेररिज्म के अलावा हमने ह्यूमन राइट्स की बात की, इसके अलावा हमने जेंडर इक्वालिटी की बात की। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक नए सोर्स हैं थ्रेट के, हमें इनसे भी निपटना है, ठीक है, हमें इनसे नए तरीके से भी हमें इनसे निपटना है। जैसे कि हमने ग्लोबल पॉवर्टी की बात की, अभी मैंने आपको कुछ डेटा दिखाया ग्लोबल पॉवर्टी का,
और इसमें देखो जो रिच स्टेट है वह रिच होते जा रहे हैं, जो पुअर स्टेट है वह पुअर होते जा रहे हैं। और ऐसे में आप एक सबसे ज़्यादा अभी जो सुनते हैं ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, है ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो एक अंतर है न्यू थ्रेट में, डिस्पैरिटी का, और ये डिस्पैरिटी जानते हो किस में क्लियरली दिखाई देती है? आप ग्लोबल नॉर्थ या ग्लोबल साउथ के कंट्रीज की बात करें, ग्लोबल नॉर्थ में वो कंट्रीज आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, और जब हम ग्लोबल साउथ की बात करेंगे, ग्लोबल साउथ टर्म काफ़ी चर्चा में है, ग्लोबल साउथ में वो कंट्रीज आते हैं जो डेवलपिंग कंट्री हैं या जो अभी डेवलप कर रहे हैं, इनका विकास अभी नहीं हुआ है। अब देखो इन दोनों के नेचर को समझना। ग्लोबल नॉर्थ की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या आएंगे? इसमें डेवलप्ड कंट्रीज आएंगे, विकसित देश आएंगे। ऐसे देश जो कि जैसे कि हम यूके की बात करें, यूएस की बात करें, ठीक है, यूरोप के कई कंट्रीज की बात करें, यूरोप और अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका, साउथ नहीं, नॉर्थ अमेरिका। सो देखो बेसिकली इनका अगर आप पॉपुलेशन का पिरामिड देखेंगे तो इनकी जो पॉपुलेशन है वह तो कम हो रही है, अपने श्रिंकेज पीरियड में है, श्रिंकेज पीरियड में है। और यहाँ पे जो एक हम कह सकते हैं जो पर कैपिटा इनकम है, जो प्रति व्यक्ति आय है, वो काफी हाई है, हाई कैपिटा इनकम, हाई कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। मतलब हमने एक औसत निकाल लिया पूरे देश की जनसंख्या का और इनकम का कि एक व्यक्ति की आय लगभग क्या होगी। मैं आपको सिंगापुर की आय बताती हूँ। सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है जिसकी अगर हम इनकम की बात करेंगे सिंगापुर की तो काफ़ी हाई है, ठीक है। सिंगापुर सिटी की अगर हम कैपिटल इनकम की बात करेंगे तो लगभग जानते हो कितना है? 7 लाख एनुअली हाई पर कैपिटल इनकम। अब इस 7 लाख से अगर हम इंडिया का कंपैरिजन करेंगे, इंडिया किस में आएगा? ग्लोबल साउथ में आएगा, ठीक है। अब देखो ग्लोबल साउथ की जो कंट्री हैं ये अपने डेवलपिंग फेज में है, ठीक है, ये विकासशील देश है। अब इसमें पॉपुलेशन आप देखना कि यहाँ पर बेसिकली पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। इसमें जो पॉपुलेशन है वह इंक्रीज हो रही है, और अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी पॉवर्टी भी इंक्रीज होगी। पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है एंड जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, ये भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और अगर हम कैपिटल इनकम की बात करें तो पर कैपिटल इनकम यहाँ की काफी कम है। पर कैपिटल इनकम एक व्यक्ति को मिलने वाली जो आय है वह कैसी है? वह काफी कम है, लो लेवल की है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की तो पर कैपिटल इनकम कंपैरेटिवली बढ़ी रही है अपने लेवल से। इंडिया की पर कैपिटल इनकम लगभग 170,000 रुपये है, 170,000 इंडियन रुपी, ठीक है। 2023 की बात कर रही हूँ। अब देखो कहाँ इंडिया की और कहाँ पे, यहाँ पे 170,000 है, यहाँ पे 7 लाख है सिंगापुर की। तो आपको बेसिकली पर कैपिटल इनकम में एक अंतर जो है वह दिख रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली क्या, हमने टेररिज्म की बात की। हम अगर देखें तो जो ग्लोबल तरीके जो पॉवर्टी है ये भी इनसिक्योरिटी का एक इशू आएगा। इसके अलावा अच्छा एक और देखो, हमने ह्यूमन राइट्स की भी यहाँ पर बात की है ना, कि अगर हम देखेंगे तो ह्यूमन राइट्स जो हैं, अगर ह्यूमन राइट्स जो हैं वह सेफ नहीं हैं, ह्यूमन राइट्स के जो इशू हैं ये भी सिक्योरिटी में आएंगे। ह्यूमन राइट्स में क्या क्या आते हैं? बेसिकली हम 3 तरह के ह्यूमन राइट्स की जो बात है वह करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे पॉलिटिकल, राजनीतिक जो अधिकार होते हैं। सेकंड हम देखेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक। और थर्ड यहाँ पर हम देखेंगे ऐसे लोगों के अधिकार जिन पे अभी तक किसी ना किसी देश का शासन है, राइट ऑफ कॉलोनाइज पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 तरह के अधिकारों की बेसिकली जो बात है वह हम करते हैं। तो ये हमारे लिए न्यू सिक्योरिटी के थ्रेट है, क्लियर। चलिए
अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे कि आखिर इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको लेकर क्या है। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या है इसको लेकर बेसिकली हमें देखना है, इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर। चलो आओ यहां से समझते हैं इसे। देखो, इंडिया की जो सिक्योरिटी है ना बेसिकली एक 4 कंपोनेंट्स पर डिपेंड्स है। इंडिया की जो सिक्योरिटी है बेसिकली इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट्स है इसका कि बेसिकली हमें क्या करना है, जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं, और ये इंडेक्स हम देख चुके हैं, एक जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है इसको बढ़ाना ताकि बैलेंस ऑफ पावर हमारे पक्ष में रहे। ठीक है, हमने देखा कि इंडिया जो है उसके पास 4th लार्जेस्ट जो मिलिट्री है ग्लोबली वह है ना, जो कि हमने क्या देखा था बेसिकली ग्लोबल फायर पावर के अकॉर्डिंगली, है ना, ग्लोबल फायर पावर। तो फर्स्ट क्या है कि अपनी मिलिट्री जो कैपेबिलिटीज हैं इसको इंक्रीज करना। सेकंड हम देखेंगे कि बेसिकली अपनी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में हमने ये जाना, सेकंड हमने देखा कि ग्लोबली तरीके से जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है हम इनको फॉलो करें। इंटरनेशनल जो नॉर्म्स बने हुए हैं सिक्योरिटी को लेके, सेफ्टी को लेके, इस तरह की जो ट्रीटीज़ है, तो इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसको बेसिकली फॉलो करना, इसको ये दूसरा हो गया। तीसरा हम देखेंगे तो तीसरा क्या है कि देश की अंदरूनी जो सुरक्षा है ना, उसको भी बेसिकली ठीक करना। इंटरनल जो सिक्योरिटी है इस पर भी काम करता है। इंटरनल जो सिक्योरिटी है ना, द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी इज गियर टुवर्ड मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री। तो यहाँ पे विद इन द कंट्री, देश के भीतर जो समस्याएं हैं उनको सुलझाना। और चौथा और आखिरी इसमें यह है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको गरीबी से निकालना, है ना। तो बेसिकली जो इकोनॉमी है उसको डेवलप करना, जो इकोनॉमी है उसको डेवलप करना। इसको डेवलप करने से क्या होगा कि जो हमारे लोग हैं वो बेसिकली जो पॉवर्टी है इससे बाहर आ पाएंगे, है ना। क्लियर है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि 4 तरह के जो इंडिया है वह अपनी स्ट्रैटेजी को अपनाता है। इसके अलावा मैं कुछ इंडिया के थ्रेट्स की बात करती हूँ कि आखिर हमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या थ्रेट है। ठीक है, मैंने आप सभी से कहा था कि आपको कुछ नहीं तो रफ तरीके से इंडिया का जो मैप है वह बनाना ज़रूर सीखना है। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट ना बनाओ, लेकिन फिर भी एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट ये सीखो कि आखिर जो अगर आपको ज्योग्राफी में या फिर इस तरीके से कभी आईआर में थोड़ा बहुत भी मैप बनाना पड़े तो आपसे एटलीस्ट एक जो रफ मैप है ना वो बन जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब जैसे कि फर्स्ट हम देखेंगे कि इंडो चाइना बॉर्डर की बात करें तो इंडो चाइना बॉर्डर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या थ्रेट्स हैं, जैसे कि हम देखेंगे, चाहे हम स्मगलिंग की बात करें, यूज बाय पाक टेररिस्ट, है ना, इन्फिल्ट्रेशन, ओपन एयर पोरस बॉर्डर, तो ये इंडो चाइना बॉर्डर के हमारे प्रॉब्लम्स हो गई। इसके अलावा इंडो पाकिस्तान बॉर्डर की बात करें तो टेररिस्ट, ड्रग्स, फेक करेंसी, ये सारी चीज़ें यहाँ से प्रॉब्लम है। इंडो नेपाल बॉर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारी प्रॉब्लम्स है, अनसेटल्ड बॉर्डर, कुछ ऐसी बॉर्डर्स है कि पता नहीं है कि इंडिया है, तो कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हैं यहाँ पर, है ना। तो साथ ही मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंडियन फोर्सेस, इसके अलावा कुछ और कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि डैम कंस्ट्रक्शन और ब्रह्मपुत्रा, तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो नेपाल के साथ हैं। अगर हम यहाँ पर भूटान बॉर्डर की बात करें तो बांग्लादेश की पहले बात कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर पर हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पे हमें दिखाई देती है दैट इज इलीगल माइग्रेशन, अवैध प्रवासी की, है ना, इलीगल माइग्रेशन की, पोरस बॉर्डर्स, स्मगलिंग, रिफ्यूजी टेकन बाय इंसर्जेंट्स, तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें। इसके अलावा इंडो और म्यांमार जो बॉर्डर जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, ईस्ट में यहाँ से बॉर्डर लगेगी म्यांमार की, तो इंडो और म्यांमार बॉर्डर की इशूज़ की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि इशू विथ मैंडेट ऑफ असम राइफल्स, फ्री मूवमेंट रिजीम एंड ड्रग स्मगलिंग, गोल्डन ट्राइंगल, ये सारे इश्यूज हमें यहाँ से दिखाई देते हैं। तो ये हमारे कुछ बॉर्डर इश्यूज की हमने बात कर ली। ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। सो इंडिया की सिक्योरिटी इश्यूज की हम बात करें कि बेसिकली हमने इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डिपेंड 4 ब्रॉड कंपोनेंट, है ना। फर्स्ट क्या था कि अपनी मिलिट्री जो कैपेबिलिटीज है इसको हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लें,
इंडिया की सिक्योरिटी में जैसे कि हम क्यों कोशिश करते हैं कि हमारी जो मिलिट्री है उसके पास आधुनिक तरीके से सारे हथियार हो, ठीक है, उसके पास न्यूक्लियर पावर हो, सारी चीज़ें हो, मिसाइल्स हो। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ अगर हम मंगा रहे हैं बाकी देशों से, यूके से या फ्रांस से या यूएस से, अगर हम समझौता कर रहे हैं कि वहाँ से हमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ मिल जाए, चाहे आप प्रोजेक्ट 75 की बात करें जिसमें जो हम सबमरीन है, पनडुब्बियाँ हैं, उसका विकास कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत क्या है कि अगर हमारी मिलिट्री पावरफुल होगी, कहते हैं ना पावरफुल लोग से सब दूर रहते हैं, कि आज यूएस पर कोई आक्रमण करने की क्यों नहीं सोचता, यूएस की बॉर्डर्स को लोग परेशान क्यों नहीं करते? रीज़न है कि यूएस के पास ऐसी मिलिट्री है, ठीक है। ये पहला हो गया। सेकंड की बात करेंगे, सेकंड कंपोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज हैज बीन स्ट्रेंथन इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस टू प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी। अपनी सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज, इन सब का पालन करना। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी इज गियर टूवर्ड मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंज विद इन द कंट्री। देश के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना, फॉर एग्जाम्पल सेपरेटिस्ट मूवमेंट, ठीक है। The fourth component is to develop its economy in a way that vast mass of citizens are lifted poverty and misery, ठीक है। तो लोगों को गरीबी और अभाव से बाहर निकालना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और एक और मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, लास्ट क्वेश्चन 2014 में आया हुआ था। द डाइवर्स नेचर ऑफ इंडिया एज अ मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी एथनिक सोसाइटी इज नॉट इम्यून टू द इम्पैक्ट ऑफ रेडिकलिज्म which is seen in her neighborhood. Discuss along the strategies to be adopted to counter the environment, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर क्या पूछा, एक स्ट्रैटेजी की बात की, और ये स्ट्रैटेजी किस चीज़ में कि अगर हम देखें तो अलग अलग तरीके से आपको एक जो रेडिकलिज्म है, जो रेडिकल लोग हैं, जो कट्टरवादी लोग हैं, है ना, जैसे कि आप कट्टरपन देखते हैं ना, कट्टरवादी लोग मतलब जो कि किसी भी तरह की अलग जो बात है उसको स्वीकार ही नहीं कर सकते। सो बेसिकली देखा जाता है कि डाइवर्स नेचर है इंडिया का डेफिनेटली। और अगर ये डाइवर्स नेचर या फिर जो मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक सोसाइटी है, इतना बहुजातीय समाज है, तो किस तरीके से कट्टरपंथ के प्रभाव से अछूती नहीं। कट्टरपंथ मतलब ये हो गया कि आपने, जैसे कि आप देखेंगे कि मुस्लिमों में और युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, रेडिकल हो जाना, कट्टरपंथी के साथ। तो वो क्या करते हैं कि समटाइम्स जैसे कि उन्हें केवल एक ही धर्म या फिर जो भी धर्म है या फिर जो भी एक पंथ है, केवल उसी चीज़ को फॉलो करना, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कई तरीके के जो प्रॉब्लम्स हो सकती है। या फिर आप किसी और सोसाइटी, या हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो इसमें भी आपको कई पंथ ऐसे दिखाई देंगे जो कि बहुत अपनी ये सोचेंगे कि नहीं, हमें दूसरे का विचार या दूसरे की जो परंपरा, ट्रेडिशन, उसको मानना ही नहीं है। तो कई बार क्या है कि हम इस तरह से कट्टर हो जाते हैं कि नहीं, हम अपनी बात पे एकदम अडिग हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो कट्टरपंथ के प्रभाव से ये चीज़ें अलग नहीं है, और इसलिए पड़ोस में भी हम अपने इस माहौल को देख पाते हैं। तो हम आखिर इसको दूर करने के लिए क्या रणनीति अपनाएं, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं कि फ्रेटर्निटी जो है वह बढ़े और इस तरह से जो रेडिकलिज्म है वह दूर हो। चलो आओ देखते हैं क्या शुरुआत से हमने क्या पढ़ा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हमने तसल्ली से उसको कवर करा, ठीक है। फर्स्ट हमने देखा सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, हमने देखा कि सिक्योरिटी को बेसिकली आज डेमोक्रेसी में आप इतना ज़्यादा नहीं छुपा सकते कि नागरिकों को जानकारी ना हो। फर्स्ट हमने देखा व्हाट इज सिक्योरिटी, हमने देखा सिक्योरिटी मीन्स, बुनियादी अर्थ इसका होगा कि खतरे से आज़ादी होना, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। साथ ही हमने देखा कि डिग्री ऑफ थ्रेट भी देखा जाता है। डिग्री ऑफ थ्रेट कब, जब हमारी अगर जो कोर वैल्यूज़ है, हमारे जो केंद्रीय मूल है, कोर वैल्यूज़ हैं, अगर ये इफेक्ट हो रही हैं तब हमें खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। और बिग और स्मॉल थ्रेट की हमने बात की। साथ ही हमने देखा कि ये जो सिक्योरिटी है तब इसकी बात ज़्यादा की जानी चाहिए जब ये एक्सट्रीमली डेंजरस हो। और जैसे कि हमने दो नोशन की बात की, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल, है ना। तो ट्रेडिशनल नोशन में हमने देखा कि इसके दो होते हैं, एक तो बाह्य तरीका, एक आंतरिक तरीका, ठीक है। इंटरनल जैसे कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट, और एक्सटर्नल जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू, है ना। फिर हमने जाना नॉन ट्रेडिशनल में, हमने बात की कि ये बेसिकली एक वाइड रेंज ऑफ थ्रेट है, जैसे कि हम ह्यूमन कंडीशंस के लिए जो भी चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, है ना, ह्यूमन कंडीशंस के लिए या ग्लोबली वेलफेयर के लिए हम उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। एक्सटर्नल सिक्योरिटी हमने देखा कि बेसिकली ये मिलिट्री अटैक से रिलेटेड होगा, सोर्स होगा इसमें अदर कंट्री, और हमारे पास 3 चॉइसेस है, या तो सरेंडर, या तो प्रिवेंट, या तो डिफेंड। और 4 कंपोनेंट्स है, डिटरेंस, डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर एंड अलाइज। इनके बारे में भी हमने चर्चा की। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की हमने बात की कि ये जो बेसिकली इंडेक्स है ये किसके द्वारा पब्लिश किया जा रहा है, ग्लोबल फायरवर्क इंडेक्स। और ये मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग है ना, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग है। और साथ में इंडिया 4th स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है,
अगर हम ग्लोबली देखें तो डिफेंस बजट की बात करें तो चाइना से हमने कंपैरेटिव देखा कि इसका $229 बिलियन, तो इंडिया का $75 बिलियन है। ठीक है, 14 लाख अगर हमारे यहाँ बेसिकली या 2200 की बात करेंगे, हमारे यहाँ इतने अगर एयरक्राफ्ट हो तो इसके पास 3300। तो चाइना क्या है, चाइना के पास काफ़ी पावर है। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे तो टॉप पे यूएस आएगा, देन रशिया, देन चाइना, देन इंडिया। फिर हमने ट्रेडिशनल नोशन की बात कही, इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी मतलब इंटरनल पीस एंड ऑर्डर, कि हम अपने देश के अंदर जो कानून व्यवस्था है, जो पीस है, उसको कैसे मेंटेन करें। क्योंकि अगर देश के अंदर खून खराबा या गृह युद्ध, सिविल वॉर टाइप का चल रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि सिविल वॉर, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि हाल ही में कौन से ऐसे देश है जो कि सिविल वॉर को लेकर चर्चा में रहे। ठीक है, न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज की बात की कि इनके पास क्या क्या वो है। अब देखो आगे हमने देखा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन में कि सुरक्षा के उपाय क्या है, और हमने देखा कि वॉर केवल कब होगा, जब केवल राइट रीजन होगा। राइट रीजन या तो सेल्फ डिफेंस होगा या लोगों को जेनोसाइड से प्रोटेक्ट करना होगा। और हमने इसके लिए क्या किया, हमने कुछ संधियां की, है ना। जैसे 1972 में बीएमसी, 1992 में सीडब्ल्यूसी, सॉल्ट 1, 2, स्टार्ट 1 एंड स्टार्ट 2, कुछ हमने यहाँ पर ट्रीटीज की बात की। ठीक है, देन नेक्स्ट हमने देखा कि केमिकल वेपन कन्वेंशन का क्वेश्चन 2016 में जो क्वेश्चन आया, इसकी बात की। नॉन ट्रेडिशनल नोशन में हमने देखा कि नॉन ट्रेडिशनल नोशन बेसिकली किससे रिलेटेड है, ह्यूमन एंड ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए जो थ्रेट है उसको प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है ना। जैसे कि ह्यूमन के लिए खतरा है डिसीज से, ग्लोबल हंगर, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी रेंज तो एक वाइड रेंज है। ग्लोबली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की हमने बात की। यूपीएससी के क्वेश्चन देखे टेररिज्म को लेके, आप कोशिश कीजिएगा अगर आप टेररिज्म इस क्वेश्चन का जो आंसर है अगर आप कमेंट में लिख पाएंगे तो मैं कमेंट में आंसर करूंगी। ठीक है, आप कमेंट में देखो इतना टाइप करते हैं, मुझे ऐसी तो इतना तो एटलीस्ट हम फ़ोन का यूज़ कर ही लेते होंगे। और अब आजकल तो बहुत ज़्यादा, कीपैड का फ़ोन तो है नहीं कि आपको अगर एस टाइप करना है तो 4 बार प्रेस करना पड़े। अब तो क्या बहुत ईजिली आप टाइप कर लेते हैं। और मुझे लगता है इतना तो व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टा इन सब ने सिखाई दिया होगा कि आपकी टाइपिंग कैपेसिटी एटलीस्ट फ़ोन पर अच्छी होगी। तो आप चाहें तो 150 या 200, 150 या 200 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखें, मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगी। ठीक है, सो टेररिज्म लिखिएगा, व्हाट इज टेररिज्म, सॉल्यूशन क्या है, एंड इसके सोर्स जो है टेररिज्म के फंडिंग के वह क्या है। बाकी 21 का जो क्वेश्चन आया था इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इंटेंसिटी की बात की गई थी, साल ही क्या एरेडिकेट करने के मेजर से उसकी बात की। यहाँ पर हमने बॉर्डर थ्रेट का क्वेश्चन देखा 2020 में, इलीगल ट्रांसपोर्ट माइग्रेशन की बात की। आप चाहे तो कोई एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर कर सकते हैं, है ना। ऐसे धीरे धीरे करके आप सीख भी जाएंगे। न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट की हमने बात की कि हमें नेचर पे फोकस करना होगा, जैसे कि पॉवर्टी है। और इसमें हमने देखा कि जैसे कि न्यू थ्रेट में हमने डिस्पैरिटी को समझा, जो अंतर है ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ का, है ना। जैसे कि पर कैपिटा इनकम में काफ़ी अंतर है। ह्यूमन राइट्स की बात की, इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात की, और एक क्वेश्चन हमने देखा। तो ये था आपका बच्चों आज का क्लास। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आया होगा, है ना, समझ में भी आया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार रीडिंग ज़रूर कीजिएगा जो आपका ये चैप्टर है। ठीक है, रीडिंग आपको ज़रूर करनी है। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।